अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, शो का नाम आपने सेठी से सवाल रखा है। मेरा ख्याल है सेठी से सवालात रखना चाहिए था। अब दिन हर रोज यही होता जा रहा है। एक सवाल नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। सेठी से सवालात। हाँ, और उसका मगर वो बनता नहीं है। सेठी से सवाल ही ठीक है। नहीं, सवालात क्यों नहीं बनता? आज इतने सवालात उठ रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही आपकी तरफ पहला कौन सा। सारे सवालात जो हैं उसको रिड्यूस करके एक सवाल में खड़ा कर दिया। अच्छा, आई प्रूव इट टू यू। एक सवाल। अच्छा, चलिए आप शुरू करें। हाँ। मैं सारे जितने भी है ना निचोड़ के एक ही जगह लेके आऊं। आसान कर देंगे ना? आसान कर दूंगा, क्योंकि मेरा तो दिमाग घूम गया पढ़ पढ़। हाँ, जाहिर है घूमेगा, सबका घूमा हुआ है। सबका तो पता नहीं, लेकिन हुकूमत का जरूर घुमा हुआ है इस सिचुएशन में। नहीं, हुकूमत का नहीं, सबका। मैं कह रहा हूँ अब मेरे से फिर आप कहलवाएंगी कौन कौन, तो फिर हाँ, वो आपकी बातों से पता चल शुरू हो जाएगी। हाँ, नहीं, आपकी बातों से सुन लें आप, सबका घुमा हुआ है। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी होगा। मुझे ऐसे लगा कि हुकूमत ऐसे घूमी कि एक अरसे से हम सुन रहे हैं कि कोई आईनी पैकेज आ रहा है, और अब आ रहा है, तब आ रहा है। कभी कहा जाता है मैजिकल नंबर्स पूरे हो गए, कभी कहा जाता है 5 कम है, कहीं 3 कम है। एक खप पड़ी हुई है, एक खिचड़ी पक रही थी। आज भी ये इरादा था कि शायद वो आईनी पैकेज जो है वो टेबल हो जाएगा, ऐवान में आ जाएगा, इजलास तो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो एजेंडे में ही नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे ना गवर्नमेंट इंतज़ार कर रही है कुछ होने का। हम जैसे लोग तो नहीं उसको भांप रहे थे, लेकिन शाम के वक्त जब आईनी तरमीम के हवाले से हर तरफ एक बहस चल रही थी प्रोग्राम्स में, तमाम चौकों चौराहों पे, कि हुकूमत कोई सरप्राइज़ देने जा रही है, कुछ करने जा रही है। आप शो में अक्सर बता रहे थे कि हुकूमत के इरादे क्या हो सकते हैं मुमकिन। अचानक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पेशकदमी होती है, और वो पेशकदमी होती है वजाहत की सूरत में। और जो उनकी वजाहत सामने आती है उसमें लिखा हुआ है इन चैम्बर्स। समाअत नहीं हुई, इन चैम्बर्स। 8 वो जजेस जो कि उस बेंच में शामिल थे जिसने रिजर्व सीट्स का फैसला दिया, उसमें जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया था, वो इलेक्शन कमीशन को उसकी जुलाई में मांगी गई वजाहत का जवाब सितंबर में दे रहे हैं। और उसमें ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं है, और अगर इलेक्शन कमीशन ने ये ताख़ीर जारी रखी तो इसके नताइज हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज। उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन में भी ज़राए के हवाले से ये सामने आया कि अभी तक PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला ही नहीं हुआ, और PTI ने इसमें खुद ताख़ीरी हरबे अपनाए हैं। आपने ये फैसला पढ़ा है, आपके पास इसके नोट्स भी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बता रही है कि कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी जो उनके दरमियान राब्ते हुए हैं PTI और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, उसमें बैरिस्टर गौहर को एज PTI चेयरमैन एड्रेस किया गया है ख़तो किताबत में। देयर इज़ सो मच कन्फ्यूजन अब हवा में कि इलेक्शन कमीशन क्या सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत के बाद फैसले को इम्प्लीमेंट करने का पाबंद होगा, नहीं होगा तो क्या करेगा। हुकूमत आईनी पैकेज के लिए अब क्या करेगी, जहां उसे उन आज़ाद अरकान से उम्मीद थी जिनका अभी मुस्तकबिल वाज़े नहीं था। सेठ साहब क्लियर करते प्लीज। बड़ा आसान है। अच्छा, मैं तो सवाल पूछते उसकी वजह यह है ना कि आप कानून में फंस गए हैं जी। आज सारे लोग बैठे हुए कानून डिस्कस कर रहे हैं, सियासत कोई नहीं डिस्कस कर रहा। ये मामला कानून का नहीं है। अच्छा, उसकी वजह इलेक्शन कमीशन कहती है जो हम कहते हैं वही कानून है, सुप्रीम कोर्ट कहता है जो हम कहते हैं वही आइन और वही कानून है जी। और पार्लियामेंट कहती है हमारे ऊपर तो कोई है कोई नहीं, जो हम कहते हैं वही कानून है और वही आइन है। तो ये तीनों लगे हुए हैं, कानून आइन, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। ठीक, तो ये फिर कानून और आइन के बाहर निकल जाती है ना बात, फिर ये सियासत की बात बन जाती है, क्योंकि तीनों सियासत खेल रहे हैं जी। तीनों सियासत खेल रहे हैं। अगर सियासत ना खेल रहे होते तो फिर बड़ा वाज़ेह होता ना कानून क्या है और आइन क्या है, क्योंकि तीनों इदारे जी, जो आइनी इदारे हैं, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन, तीनों ने सहारा लिया हुआ है एक ही आइन का, और उसके ऊपर झगड़े हो रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो झगड़े तो रिजॉल्व नहीं होंगे ना, क्योंकि सारे कहते हैं जो हम कहते हैं वो सही है जी। तो इसका मतलब है इसके पीछे सियासत है, इसके पीछे आइन और कानून नहीं है। उस पर तो सब एक होने चाहिए ना। एग्जैक्टली, तशरीह पे। सो इसलिए सियासत हो रही है। अब मैं इसीलिए ये सारे जो सवाल हो रहे हैं, हाँ। मैं आज सब सवाल का जवाब दे के इसको एक ही सवाल के ऊपर लाऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा वो कैसे हल होगा, या नहीं हल होगा तो क्या होगा। तो पहला तो ये आपने वजाहत की कि जी वो सुप्रीम कोर्ट ने आज जल्दी चैम्बर्स में बैठ के 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की जो वजाहत मांगी थी उन्होंने, और जो कि डिलेइंग टैक्टिक्स,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा क्लियर कट कहा था कि जी आप ये 41 और 39 जो हैं, 41 अगर आपने एफिडेविट्स दे देते हैं तो हो गए, और 39 तो पहले से है ही जी। और इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया था कि जी 41 ने भी दे दी हैं जी। और इसलिए वो तो अब इशू नहीं रहा। इशू ये रहा है कि क्या ये अगर उनमें से कोई वोट करता है कि नहीं वो वोट करता अकॉर्डिंग टू द पार्टी, उसकी क्या हैसियत होगी। पहले तो कानून तो ये बनाया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि जी वो फ्लोर क्रॉसिंग अलाउड ही नहीं है। जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, क्योंकि ये सब अब पीटीआई के लोग हो गए, तो वो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसका वोट भी नहीं काउंट होगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 63A। अच्छा, अब बात ये है कि ये मामला तो यहीं खड़ा है। अब इसकी ये सामने रख के और पार्लियामेंट फिर आगे जा रही है और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ला रही है और 2-3 और कानून भी ला रही है। अच्छा। मेरे हिसाब से ओके। मैं आपको बताता हूँ क्या होने जा रहा है, पार्लियामेंट क्या करने जा रही है, पहले मैं ये बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्यों लड़ाई झगड़े अब बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये कानून साजी के साथ मसले हल नहीं होंगे, मसले बढ़ेंगे और वो कहाँ जा सकते हैं। सो पहला तो ये है कि ये जो आईनी बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहली बात तो ये है कि अभी तक क्यों नहीं हुई जी। तो इसको मैं सिंपल सा जवाब है, नंबर पूरे नहीं हुए। अच्छा, ठीक है। ये नहीं है कि नंबर पूरे हो जाते हैं तो कानूनी तौर पे होते हैं या नहीं कानूनी तौर पे होते हैं, ये मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है। मसला है कि पहले नंबर तो हों, बाद में देखा जाएगा वो 4-5 जो फ्लो क्रॉसिंग करते हैं उनकी क्या हैसियत है, उनका वोट काउंट होगा नहीं होगा, बात की गल है। ਅਸੀਂ पहले बंदे तो तैयार करिए ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ने टू वोट। जी जी जी। क्योंकि अभी वो नंबर्स कम है ना, पूरे नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसे ही। तो पहला तो ये है कि वो नंबर पूरे करने हैं। अभी तक नंबर पूरे नहीं हुए, इसीलिए आखिरी वक्त तक भाग रहे हैं मौलाना के पास, मौलाना फजल के पास, क्योंकि मौलाना ने रोक दिया अपने लोगों को फ्रॉम वोटिंग ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो कहते हैं कि आपने अभी कोई वोट नहीं डालना जब तक मैं ग्रीन लाइट नहीं दूंगा आपको। अच्छा, ग्रीन लाइट वो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनका मुकमका नहीं हुआ इस वक्त गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि उनका अब JUI का आगे क्या रोल होगा, जो डिस्पेंसेशन होगी क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके भी तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं ना। वो लेके बैठे हुए हैं अपने वोट्स। एक तरफ कहते हैं कि आई एम नॉट अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें पता लगना चाहिए है क्या और क्यों। तो वो बेसिकली डिलेइंग टैक्टिक्स है, ब्रिकमैनशिप कर रहे हैं मौलाना कि पहले मेरे नाल सैटल तो करो फिर मेरे वोट मिल जाएंगे। मैं नहीं कहता मैं नहीं देंगा, मैं देंगा, मगर पहले सैटल तो करो। वो इसीलिए मोहसिन नकवी साहब फिर भाग गए वहाँ, फिर लोग जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जा रहा है या कौन जा रहा है, फिर लाइन लगी हुई है मौलाना के पास। वज़ीर आज़म गए। अच्छा, तो अब इसका मतलब है अभी मौलाना का इशू सेटल नहीं हुआ। इन प्रिंसिपल सेटल हो गया, इन प्रैक्टिकल टर्म्स अभी भी रहता है, मौलाना लेके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं हमें आईनी पैकेज तो दिखाएं, मुसविदा तो दिखाएं। अच्छा, अब प्रिसाइसली अब ये दिस इज डिलेइंग टैक्टिक्स। मौलाना अगर मुझे पता है वो क्या है तो मौलाना को भी पता है वो क्या पैकेज है। मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो ये नहीं, दैट्स एन एक्सक्यूज कि जी हम नेगोशिएट करें ना। अच्छा, अब वो अभी होने वाला है, वो आज नहीं हुआ, हो सकता है रात तक हो जाए, हो सकता है कल हो। तो एक तो ये रुकावट है। अच्छा, दूसरी रुकावट है नंबर्स की। 4-5 नंबर चाहिए इनको। वो 41 में से निकलेंगे जी, और कोई जगह नहीं है जहाँ से बुलाएंगे वो। तो 41 पे सुप्रीम कोर्ट आ गई है। अच्छा, तो 41 से सुप्रीम कोर्ट रास्ते में आ गई है। वो कहती है कि नहीं, वो अगर लेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, उनका वोट भी नहीं काउंट होगा जी। तो अब ये मरहले कैसे क्रॉस किए कैसे होंगे? तो अब वो ये है कि इनका ये फैसला है जो मैं समझ रहा हूँ कि इनके लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 प्रॉब्लम है। ये सबको एक ही दिन में ये रिजॉल्व करना चाहते हैं। जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे उसी दिन बाकी और भी चीज़ें कुछ करेंगे, ताकि ये पूरा एक पैकेज बने। जो ये अपना मकसद पूरा करने के लिए एक पैकेज बनाना पड़ेगा। इसलिए पैकेज ही था। पैकेज में आपको बताऊँ मैं उसमें क्या है बाद में मैं बात करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। वो बात की अगला मरहला। हाँ, ये अभी तो ये तुले में ये कर तो लें कि हाँ मैं कर लेना, देखी जाएगी फिर बाई की होता है। वो 5 जड़े ने वोट पा दें, उनका वोट असी काउंट करके तो कर देना ऐसे। अच्छा, वो बाद देखांगे वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुसी सही किया या गलत किया या तुसी कंटेम्प्ट की थी, तो क्लियर भी कर दिया था हमने। वो बात की बात है, लेकिन डिटेल्ड जजमेंट भी तो नहीं ना आई अभी तक। हाँ चलो, वो तो बात की बात है ना। अभी तो पार्लियामेंट कहती होता रहेगा, असी तो करिए। अच्छा ठीक, बाद देखा जाएगा, चैलेंज होता है, ये होता है। नो फियर। ओके, अब वो क्या करने जा रहे हैं? अमेंडमेंट। उसके अंदर एक तो वो जो जजेस की एज है 65 जी, उसको 68 तक ले जाएंगे। ठीक, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हिस्सा उसका ये है।
वो इसलिए बिकॉज काजी साहब कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं रहूं तो सिर्फ मेरा नहीं, सबका ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक इशू ये है कि 65 to 68 किया जाए जी। दूसरा ये है कि टेन्योर, अभी तो ये है ना जी, वो जैसे जैसे वो उनकी एज पूरी होती है तो अगला आ जाता है जी। अब वो ये भी है कि वो 3 साल की टेन्योर कर दी जाए, ये भी एक अमेंडमेंट आएगी। अच्छा, ठीक है, कानून के अंदर। ओके। तीसरा ये है कि चीफ जस्टिस की सिलेक्शन कैसे होती है। इस वक्त तो सीनियर मोस्ट बन जाता है आइन के अंदर, फिर वो चेंज करेंगे। अच्छा। कि कैसे चीफ जस्टिस बनेगा, क्या 5 सीनियर जजेस में से गवर्नमेंट एक सिलेक्ट करेगी, तो वो भी अमेंड करेंगे ये। ओके। ताकि वो भी वो पक्का हो जाए ना, ये तो नहीं कि जी सीनियर मोस्ट तो फिर कोई भी जो भी होगा वो मसला नहीं हल होने लगा ना, ये अपना जज लाना चाह रहे हैं। ठीक है, पिक एंड चूज हो जाएगा ना। तो बिल्कुल, वो 5 में से इनको एक तो मिल जाएगा ना जी, फेवरेट। हाँ, तो ये तीसरी चीज है चीफ जस्टिस की सिलेक्शन का प्रोसीजर। सीनियरिटी नहीं होगी, 5 सीनियर्स में से एक लिया पैनल में से। ठीक है। आगे आए कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जो जजेस आते हैं वो कैसे आएंगे, उसकी सिलेक्शन कैसे होगी जी। वो भी कानून चेंज करेंगे ताकि जो लोग वहां से आए यहाँ वो भी दस्ते शफ़क़त से समझ गए आप। और फिर ये कि 63A जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, ये फ्लोर क्रॉसिंग है, ये पार्टी के खिलाफ जाना जी, बिल्कुल वोट काउंट नहीं होगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो भी चेंज कर देंगे। अच्छा, उस पे तो अपील में गई है ना गवर्नमेंट, उसको भी करेंगे कुछ। वो अपील में अपनी जगह पे रहेगी ना, यहाँ कानूनी अमेंडमेंट ही कर देंगे तो खत्म होगी अपील शील, इन्फ्रक्चुअस हो जाती है वो। तो उसको भी चेंज करेंगे ताकि ये 63A वाला जो है ना कि ये फ्लोर क्रॉसिंग भी अलाउड हो जाए। अच्छा। हाँ, अगर फ्लोर क्रॉसिंग अलाउड नहीं है तो ये होगा कि वोट काउंट होगा फ्लोर क्रॉसिंग के साथ, मगर जो बंदे हैं वो डिस्क्वालीफाई, मतलब जो चांद कर लेना इस वक्त तो वो नेकेड है सारा। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो ये भी अमेंड होगा, रहेगा, एक हो जाएगा। तो ये 6 चीजें या 5 चीजें हैं, इन सबको वो निपटाएंगे ताकि रास्ता क्लियर हो कि सुप्रीम कोर्ट को आगे हमने कैसे अब आइए कि इसके अलावा कुछ और कानून भी चेंज करने पड़ेंगे, विच इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बट नॉर्मल। वो क्या है? एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। अच्छा। जो कि अभी इन्होंने काजी साहब के कहने के ऊपर अभी हाल ही में तब्दील किया था कि चीफ जस्टिस सिर्फ खुद नहीं बेंचेस बनाएगा बल्कि कमेटी 3 रुकनी बनेगी। 3 रुकन की कमेटी उन्होंने अपना इख्तियार दे दिया था फायजी साहब ने ना। अब पछता रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो जो 2 आगे आ गए हैं वो इनके साथ इत्तेफाक नहीं करते, तो अब काजी साहब वो उस किस्म के बेंच ही नहीं बना सकते जिस किस्म के बेंच की दरकार है, जरूरत है आगे जिस किस्म की चीजें होनी है। ठीक है ना, तो इसको भी एक प्रैक्टिस प्रोसीजर को रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे कहते हैं रिवर्स स्विंग जाएगी, हैं वकार यूनुस आएगा रिवर्स स्विंग कर। ठीक है और क्लीन बोल्ड। वकार का लफ्ज आपने सही यूज किया वैसे। हाँ। अगला ये उन्होंने एक और भी तरमीम करनी है, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इन द लॉ। अच्छा। ऐड करना है, 17 से 23 जजेस करने हैं, तादाद बढ़ा देनी। ठीक है, ताकि फिर ये जो इस वक्त 8, 7 या 8, 6 बने हुए हैं, हाँ। ये मसला खत्म हो, अगले जेडे 6 आएंगे उन्होंने 4 थे इन्होंने होंगे ना। ठीक है, तो फिर ये बैलेंस जो है ना, ये इक्वेशन उन्होंने बैलेंस करनी है या अपने हक में करनी है। चीफ जस्टिस को भी बनाना है पैरामाउंट जी। इस तरीके से जजेस भी उनके साथ और देने हैं जो उनका साथ दें, इस वक्त तो नहीं दे रहे जी। ठीक, तो ये दोनों, ये भी एक कानूनी तौर पे अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, कानून जो बनाया है उसको रिवर्स करने पड़ेंगे। अच्छा। तो ये पूरा एक पैकेज है, ये एक ही वक्त आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, फायदा कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देते हैं और ये बाकी 2 कानून नहीं चेंज करते तो ये फंस जाता है, फिर भी इनके मसले नहीं हल होते। ठीक है, तो देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, मगर वो जो 3 बैठे हुए जज वो फिर अपना बना के बेंच उड़ा देंगे ये सारा कुछ। तो इसलिए वहाँ भी तो टिंकरिंग करनी है ना। ओके। अच्छा, आगे आइए आप, 17 जजेस से लेके 23 तक जाना, वो है सेफ्टी फूल प्रूफ। कि अभी तो बड़ी टाइट है ना सिचुएशन, 7, 8 या 6, 7। ये जैसे रिजर्व सीट के फैसले में भी देख लें आप, तो इसलिए ये इसको भी बढ़ाएंगे। ओके। इसको बढ़ाए बगैर इनको गारंटी नहीं मिलेगी कि आइंदा के लिए सेफ है कि नहीं। हाँ, जिस किस्म का मूड है ना ये 8 जो जजेस का, कोई पता नहीं 9 ही हो जाए। इस वक्त तक तो खड़े हैं ना जी, तो बड़े अग्रेसिवली खड़े हैं, चेंबर में बैठ के ये फैसले हो रहे हैं जी। बिल्कुल, आप सोच लें वो चेंबर में बना के बनू के बाहर काटता। अब ये सारी, मैंने कहा सब सियासत खेल रहे हैं, तो सबसे मुराद मेरी सभी थी। ठीक है, सिर्फ नॉट जस्ट द गवर्नमेंट। अब आइए कि इसका हशर क्या होगा ये सारी चीज़ का जी। ठीक है ना,
समझ आ गई ना, यहाँ तक तो ये चल रहा है। हाँ। कानूनी और आईनी चीज़ें ये हैं। मसला ये है कि जो अमेंडमेंट होगी, कानून जो ये बनेंगे ये भी चैलेंज हो जाएंगे। जाहिर है पीटीआई भी तैयारी करके बैठी है, चैलेंज करेगी जी। और ये जो अमेंडमेंट है ये भी चैलेंज हो जाएगी। ये जो लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज नहीं हो सकती, ये गलत है। काजी साहब के अपनी जजमेंट्स हैं जहाँ उन्होंने लिखा है, पुरानी जजमेंट्स लोग दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ ये भी देखा जाता है। तो बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चैलेंज हो जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वही होता है। पार्लियामेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इलीगल है, हम नहीं मानते इसको, इट इज़ अगेंस्ट XYZ, अच्छा, तो फिर क्या होगा? 63A में हमने देखा ना क्या हुआ। इसलिए हाँ, आपने देखा, इसलिए कॉम्पोजिशन जजमेंट्स की भी कंट्रोल करनी है ताकि ये ना इस किस्म के इश्यूज ना बन जाए। तो अब आइए आप कि जाएगा कहाँ ये सारा। मैं आपके लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जी मैं कहता हूँ ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनू के ठा करके 4 बंदे लैके 5 बंदे जोड़े चाहिए ने लैके वोट पा के मोहरा ला के कहन हो गया जी, और बाकी कानून भी कर देंगे जी करता। अब आपका ख्याल है मसला हल हो गया? नहीं, बिकॉज अगेन सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो, वो 3 जज जी या 2 जज इधर एक उधर, या तो वो सुओ मोटो स्टे कर देगा कि हम सुनेंगे, उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक, या पीटीआई चली जाएगी वो कोई, हाँ ठीक सुओ मोटो, या वो कोई, या वो ये कहेंगे आपने तो तौहीन कर दी, हमने आपको क्लैरिफिकेशन भी की है। हाँ, इलेक्शन कमिशन को ही अगर, हाँ, अब वो इलेक्शन कमीशन के पीछे जाएंगे ना, फिर पार्लियामेंट के ऊपर तो तौहीन हो नहीं सकती, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हो सकती है। मगर इलेक्शन कमीशन ने तो अभी कोई ऐसी बात ही नहीं की, वो तो पार्लियामेंट में खाते में फेंक दिया। इलेक्शन कमीशन तो कह रही है हाँ आपने किया तो है, वजाहत तो की है, मगर हम अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। हाँ जाहिर है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला तो अभी भी इलेक्शन तो रखा हुआ है ना उन्होंने, पेंडिंग है। हाँ, उन्होंने कहा जी वो तो हमने फैसला नहीं किया। तो ये मामला के चेयरमैन कौन है और कौन नहीं है, ये तो वो हवा में है ना। वो तो कहते हैं हमने तो ये जरूर किसी को लिखा है, कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, मगर ये तो नहीं मतलब कि हम मानते हैं वो है, और कोई नहीं था तो हमने उधर लिख दिया। मगर जब तक ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला जो हमने देना है वो नहीं होगा, तो उस वक्त तक चेयरमैन कौन होगा हमें नहीं पता। हम तो पहले एक्सेप्ट करें कि जो इलेक्शन हुए उसको सही हुए, वो तो हमने फैसला नहीं किया। मगर क्योंकि आपका हुक्म था कि ये 40-41 जो भी हैं इनको अब माना जाए एस PTI, तो हमने आपको हुक्म की तामील तो कर दी, मगर वो डजंट मीन के वो कानून बन गया है। हमने इसीलिए तो एक्सप्लेनेशन मांगा था, आपसे वजाहत मांगी और थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि कहीं वजाहत चाहिए हो तो हमारे पास आ जाए। तो अब वो कहेंगे कि जी ठीक है आपने वजाहत कर दी, मगर हमारा मसला तो अभी भी है। ये तो वजाहत हो गई, मगर हमारा मसला ये है कि ये पार्टी है भी कि नहीं। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं माने, इसका मतलब अगर वो नहीं माने तो चेयरमैन नहीं माना। कौन है चेयरमैन? गौहर साहब है या कौन है, या इमरान है या कौन है? तो इसलिए वो तो मामला रह गया। तो आप कैसे कह सकते हैं? तो ये मामले सारे फिर कानूनी हैं, ठीक है, मगर पीछे सियासत है। अच्छा, अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो 8 जज हैं ये कह सकते हैं कल कि इलेक्शन कमीशन फिर तंग कर रहा है हमें, हम इनको बुला रहे हैं, हम इनको कंटेम्प्ट में घूम कि ये फिर डिले करें। इसमें लिखा है कि आप सोची समझी जानबूझ के आप डिले, आप ताखीर कर रहे हैं, आप जान के कर रहे हैं, आपकी नीयत खराब है जी। तो उससे तो आप इलेक्शन कमीशन को उड़ा के रख दिया जी। मगर इलेक्शन कमीशन भी ढीठ है ना, वो कहती है नहीं वो थोड़ी गल अपनी जगह तो साडी गल भी तो है ना, कि असी तो हली मनिया ही कोई नहीं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हो इनके लिए। तो ये तो उनको बुला के सुप्रीम कोर्ट कैन से ठक योर कंटेम्प्ट आईनी इदारे पे लगा देंगे, क्यों नहीं? As I said, only Parliament is exempt. All others are subject to Supreme Court contempt powers. सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की क्रिटिसिज्म हो सकती है, जो चाहे पार्लियामेंट कर ले उसको सुप्रीम कोर्ट जो है कंटेम्प्ट में नहीं ले सकता, आंसरेबल नहीं है। मगर कानून जो वो बनाते हैं 90-95% कानून जो हैं वो चैलेंज अगर हो भी जाए तो आम तौर पे सुप्रीम कोर्ट कहता है पार्लियामेंट जो करती है ठीक है, अपने विजडम में की है। यहाँ क्या इशू बना हुआ है? यहाँ सियासत बनी हुई है। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये काजी फायजी साहब चले गए और अगला कोई चीफ जस्टिस आ गया तो ये भी इशू खड़ा हो जाएगा। PTI इसको भी खोलेगी। PTI ने खुद कहा था कि 2 महीनों के बाद इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर करेंगे, पार्लियामेंट को इलीगल। ख्वाजा आसिफ भी इसी खदशे का इजहार कर चुके हैं कि इलेक्शन खुल जाएगा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझें कि आपने इन्होंने कर दिया, अच्छा, जिसे कहते हैं ना तिका मार के अखा बंद करके तोड़ी ऐसे नहीं तैसे अन्ने वाह वो पास हो गया, डर थम पास हो गया, मुबारक हार पाओ। जी। सुप्रीम कोर्ट चेंबर जाके 8 जज
हाँ कहने नहीं मनते ऐसी, अच्छा क्या चुप कर जाएंगे? नहीं कैसे अभी तक तो ऐसे लगा नहीं, नहीं, टाइमिंग बड़ी चुप नहीं कर सकते ना, बहुत आगे चले गए हैं वो। जी अगर ये आज ना करते तो फिर भी चांस था कि कोई पीछे हट सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के ये जज बहुत आगे चले गए, बहुत आगे चले गए। उधर से अब पार्लियामेंट इस मूड में है कि अगर तुसी नहीं आगे चले गए तो असी भी फिर हम रेड लाइंस क्रॉस कर देने, ठीक है। तो वो भी रेड लाइन अब क्रॉस करने जा रहे हैं इस अमेंडमेंट के साथ। ये करेंगे ये, अच्छा उसको सुप्रीम कोर्ट इलीगल डिक्लेयर करेगा। ये मेरी प्रेडिक्शंस नोट कर लें आप। जब भी उसको इलीगल डिक्लेयर करेगा, पार्लियामेंट उसकी बात नहीं मानेगी। ये भी सुन ले मेरी बात, पार्लियामेंट कहेगी जाओ जाके कुड़ियाँ उड़ाओ, सी नहीं गल मनते थोड़ी, क्योंकि इम्प्लीमेंट ऑर्डर किसने करना है? इम्प्लीमेंट ऑर्डर हमेशा सुप्रीम कोर्ट के एग्जीक्यूटिव करती है। एग्जीक्यूटिव अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट जी एंड द पार्टीज हु रिप्रेजेंट गवर्नमेंट। तो अगर वो ये कहते हैं ऐसे है और ये जज कहते हैं नहीं है ऐसे, जी तो क्या होगा? रस्सा कशी का क्या अंजाम होगा? There's a huge and dangerous clash coming. It's in the making. वो शुरू हो गया है वो। Both sides ने तलवारें निकाल ली हैं। ये 8-9 जजेस ने या 7-8 जजेस ने निकाल ली हैं। उधर पार्लियामेंट ने, उधर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और उनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है जो कह रही है करो करो करो। सेनेट में तकरीरें सुन लें आप 63A पे। और आज आपने सुन ही लिया कि बिलावल भुट्टो साहब भी बोल पड़े, जो पहले इधर आ नहीं रहे थे, आज बिलावल भुट्टो साहब भी बोल पड़े। वो तो कल ट्वीट पे उनको काफी गुस्सा था। तो जाहिर है उन्होंने अब खड़ा अपना स्टांस दिखा दिया ना, मैं तो आर्मी चीफ के साथ खड़ा हूँ, ये कह दिया ना उन्होंने। वजाहत दें इस पर जी। तो क्लियर हो गई बात। अब ये भी एक एक्सप्लेनेशन है, ये बाद में आते हैं इसके। हाँ, ये अलग बट मैं इस मामला। पहले वाले इशू को खत्म बिल्कुल कर ऐसे ही है तो उसमें। आयशा ऐसे है कि अगर ये करते हैं ये और सुप्रीम कोर्ट, मैं कह रहा हूँ, नहीं मानेगा इसको, अच्छा फिर क्या होगा? हाँ फिर क्या होगा बताएं? अगर वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई इकदाम करते हैं, जो उन्होंने अपने इस वजाहत में कहा भी है कि आपको नताइज का सामना करना पड़ सकता है, फिर पार्लियामेंट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लड़ाई होगी। क्योंकि अगर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है और उस लड़ाई का बेसिस यही है कि पार्लियामेंट भी डिवाइडेड है जी, पीटीआई बैठी हुई है और इधर पीटीआई के हामी बैठे हुए हैं जजेस, तो इसलिए ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी बिटवीन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑन वन साइड एंड पार्लियामेंटेरियंस बिलोंगिंग टू पीटीआई एंड जजेस, सम मेजॉरिटी जजेस ऑन द अदर साइड। तो उससे एक बहुत क्राइसिस सिचुएशन हो जाएगी। उस क्राइसिस सिचुएशन को लीगली आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। वो लीगल डेडलॉक की वजह से ये क्राइसिस होगी। यही तो नजर आ रहा है। तो फिर क्या होगा? अपनी इंटरप्रिटेशन है। फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट इन जजेस के ऑर्डर्स नहीं ओबे किए जाएंगे, नहीं ओबे किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी, वो कर देंगे, वो कहेंगे हो गया। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि जो सारे जो एक अमेंडमेंट होंगे वो सुप्रीम कोर्ट को के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको काबू करने के लिए होंगे ना। तो फिर ये होगा कि काजी फायज ईसा साहब एक्टिव होंगे, वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस विद फुल पावर्स। और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, ये 3 जजेस वाला ये फारग हो जाएगा, वो बैक टू 1 हो जाएगा। जी। फिर वो अपने जजेस बनाने, अपने बेंचेस बनाने शुरू कर देंगे ताकि ये कंट्रोल में आए सारा कुछ। बिल्कुल। और ये जो रेबेलियन हो रही है ये फारग हो जाए। और इसी तरीके के साथ अगले 17 से 6 जजेस और डजन करके अंदर आ जाएंगे और वो आके बैठ जाएंगे और उनमें से 3-4 जो हैं वो काजी साहब के साथ खड़े हो जाएंगे। पहले 4-5 उनके साथ हैं, मेजॉरिटी काजी साहब को हो जाएगी जी। काजी साहब को भी टर्म मिल जाएगी, सब जजेस को मिल जाएगी और मेजॉरिटी जो है काजी साहब के साथ खड़ी हो जाएगी और काजी साहब के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे। ये बाकी जजेस जो ये नहीं मानेंगे। अब आइए ना, ये कहेंगे नहीं मानते हम ये, फिर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन हो जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट with the power of the executive and the government will be on one side. अच्छा। And Supreme Court के 8 judges come without any power. क्योंकि पावर होती है जो एक्सिक्यूट हो सके, कहने के साथ पावर नहीं होती। अगर आप कुछ बात कहते हैं और उसको एक्सिक्यूट नहीं कर सकते, वो कोई उसकी कोई अहमियत नहीं होती। बिल्कुल ठीक। तो फिर ये 8 जजेस जो है ये कैसे रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में? आप मुझे बताएं, कैसे रह सकते हैं? जब आप नहीं रह सकते फिर आप रास्ता लेते हैं ना अपना, जब आपकी बात ना मानी जा रही हो। तो रास्ता तो आपका बंद हो गया ना, आप तो फारग हो गए, माइनॉरिटी रह गए आप। हाँ। तो उसके वक्त या तो ये रिजाइन करें, घर जाएं। वही ना रास्ता लेते हैं, जैसे जाजुल एहसन की तरह, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तो तरह। फिर या इनमें से कुछ लोग घर चले जाएंगे और बाकी चुप करके बैठ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ। और तो कोई रास्ता नहीं है।
अच्छा, ये एक और अमेंडमेंट में एक ऑप्शन है कि नई एक और आईनी अदालत का क़याम, जिसमें एक और चीफ जस्टिस होगा, फिर वो मुकदमात निपटाया करेगा। क्या इस तरह से इस तूफान को काबू किया जा सकता है? वो भी सोच चल रही है हाँ। कि ये सारे मामले जो हैं हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, जी, ये सारी चीज़ ही छोड़ दें। हाँ, अमेंडमेंट करें कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट को बाइफरकेट कर दिया जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तो हर चीज़ देखता है ना, क्रिमिनल केस भी देखता है, फाइनेंशियल केस भी देखता है, हर किस्म की चीज़ देखता है जी। तो एक कोर्ट, इस कोर्ट को बाइफरकेट करके एक नया कोर्ट बना लिया जाए फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। जी, तो देखिए ना, उसको तो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। वो कैसे रोकेंगे उसको? वो उसके ऊपर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का हक है। हाँ। अगर अमेंडमेंट, मगर प्रॉब्लम यही आएगी कि उसको भी रोक देगा ये 8 जजेस। अच्छा। वो कहेंगे आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अमेंडमेंट जो है वो गलत हुई है, वो नहीं कर सकते, आपका वोट ही नहीं है वो अमेंडमेंट के लिए। तो जो गवर्नमेंट चाहेगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ज़रिए अपने मकासद पूरे करने या इस अमेंडमेंट के ज़रिए पूरे करने, वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस रोक देंगे। और जब वो रोकेंगे तो वो ऑर्डर करेंगे, रुक गया, पार्लियामेंट कहेगी सॉरी, हो गया, आई एम स्केर्ड। ओके, ये दिस आर नॉट लीगल मैटर्स एनी मोर। ये अब बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्लैश आ रही है। और उस पॉलिटिकल क्लैश में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये गवर्नमेंट जो है, ये मुश्किल में, इसके लिए ऑर्डर्स क्या हैं? इसके ऑर्डर्स फॉर द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द डे आर डू दिस और गो होम। डू और डाई नहीं, डू और डाई, डाई तो वो तो सारी है, डू और डाई ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ तो सारे वो इमरान खान का भी है, सारे डू और डाई वाली गल ही गल है कि इफ़ यू कांट डू दिस अमेंडमेंट एंड कांट टैकल दिस इशू देन स्टेप असाइड, ओके, हम फिर खुद ही कर लेंगे। तो ये ख़तरा है, इसलिए पसूड़ी पे ये जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। ठीक है। और मुझे यही डर लगा हुआ है कि ये जो क्लैश है इट्स क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड। और ये क्लैश में माई सेंस इज़ वी विल ऑल बी लूजर्स। ना पार्लियामेंट जीतेगी, ना सुप्रीम कोर्ट जीतेगा, इन द लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं जीतेगी। लगेगा कि शॉर्ट टर्म में जीत गई है, बट लॉन्ग टर्म में नहीं। एंड द मेन लॉस विल बी वेल द कंट्रीज, बिकॉज ये इंस्टेबिलिटी बढ़ाएगी। एंड आई एम अफ्रेड ऐसे ऐसे एरियाज़ में हम निकल जाएंगे जहाँ हमें खुद नहीं पता कि वहाँ क्या होगा, क्या रिएक्शन आएगा आवाम का, लॉयर्स का, पीटीआई का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वगैरह वगैरह, IMF का एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दीज आर अनचार्टेड वाटर्स। बट ये अब लीगल प्रॉब्लम नहीं रहा, ठीक है, दिस इज़ अ पॉलिटिकल इशू। ये सारे जो लोग लीगल कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता और वो नहीं कर सकता और पार्लियामेंट ऐसे नहीं कर सकती, ये कानूनी बारीकियां जो है ना, दे आर इररेलेवेंट। ऑल आउट वॉर इस वक्त, इट्स ऑल आउट वॉर। ओके, और वॉर के अंदर सब जायज़ है एंड लव ऑफ कोर्स। ये तो आप हुस्न सन के लिए लव नहीं रही या ना, ज़ेब दास्तान के लिए कह दिया। हाँ, मैंने कहा रिकॉर्ड रख लिया। हाँ, जरा क्लियर हो जाए। बहरहाल आई एम अफ्रेड वी आर हेडेड फॉर अ पॉलिटिकल क्राइसिस एंड क्लैश ऑफ अनइमेजिनेबल प्रोपोर्शंस। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल भी है, नहीं तो है ही, हर तरह का है। इट इज अ पॉलिटिकल क्राइसिस एसेंस में अपने, इट इज अ पॉलिटिकल क्राइसिस। ओके, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल तो मामला आसान था क्योंकि तशरीह करनी है आपने कुछ पॉइंट्स की, लेकिन जब अपनी अपनी सियासत इन्वॉल्व हो जाए तो फिर उसके बाद नतीजा यूँ निकलता है कि पता नहीं होता गेम किस डायरेक्शन को जाएगी एंड हू विल हैव द लास्ट लाफ। मुझे तो हंसने से मना किया गया है, लेकिन फिर बहुत से रोने लोग के इस दिन ना वक्त आए। कानूनी इश्यूज पे फंसे हुए हैं, हाँ, छोड़ दें। कानून इज व्हाट पार्लियामेंट सेज इट इज एंड कानून इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज इट इज। और अगर वो आपस में एग्री नहीं करते देन वी आर इन ट्रबल। फिर कानून का मामला नहीं है, सियासत का मामला है। हाँ, इतनी सी बात में है सारा पैगाम। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सेठी साहब ने इस हुकूमत की पोजीशन के हवाले से पिछले चंक में जो बातें की वो अपनी जगह पर बहुत अहम है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मुस्तैद है। उनके रहनुमाओं की तकारीर से हमें पता चल रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ भांप रही है। सेठ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपने जैसे जिक्र भी किया कि पहले इतने गरज के साथ नहीं बात की जिस तरह से उन्होंने रात के जो ट्वीट है PTI चेयरमैन का या उनके बयानात हैं उन पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ पर भी इल्ज़ामात लगाए गए और चीफ जस्टिस के खिलाफ भी बात करके तौहीन अदालत की गई। रिजल्ट्स भुगतना होंगे इमरान खान साहब को। मेरा ख्याल है उनका बयान सुनवा दे, बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी पता चलेगी। जी
कल रात एक हमला किया है जनाब स्पीकर, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे और खान साहब की जमात के लिए बनेंगे और खुदाना खास्ता हमारा जमहूरी निजाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एक्सप्लेनेशन दे। क्या रवैया ये जाहिर करता है? खुदा न ख्वास्ता, क्या कहा? खुदा न ख्वास्ता की बात बताएं, क्या कहा? God forbid। क्या होगा? हाँ, सबको भुगतना पड़ेगा, पार्लियामेंट को भी, सियासी जमातों को भी, सबको भुगतना पड़ेगा और जिम्मेदारी इनकी होगी। जिम्मेदारी हाँ। ये थी असली बात। पहली बात तो ये है ना कि जी इन्होंने गद्दारी की है, चीफ जस्टिस को भी अटैक किया है, आर्मी चीफ को भी किया है, ये किया है, वो किया है, और इसके नताइज खतरनाक हुए, खुदा न ख्वास्ता सबको। फिर तो यही है पैगाम, पीछे ये पैगाम है। ठीक। जो अब बिलावल भुट्टो को पता है वो पैगाम क्या है, उसे इस बात का एहसास है कि कितना सीरियस पैगाम है, और उसके लिए पूरी तैयारी है कि अगर ये लोग ऐसे ही चलता रहा सारा कुछ तो ये नहीं चलेगा ऐसे। और उनको पता है फिर सबको भुगतना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी, और खान साहब को भी, सबको। बिकॉज अगर खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ होता है तो फिर जो लोग उसका मसला हल नहीं कर सके वो भी जाएंगे। तो इसलिए आई थिंक बिलावल नाउ रियलाइजेस कि दिस इज़ नो टाइम फॉर पार्टी के अंदर इश्यूज़ और विद नून लीग और ये वो। ठीक। अब इश्यूज़ बहुत सीरियस हो गए। हाँ। उसको मैसेज मिल गया। ठीक है कि कल देखिए ना, परसों सारे हुआ क्या, मास्क लोग आ गए अंदर। जी पार्लियामेंट में। तो आपका क्या ख्याल है, जिनके लोग थे वो उन्होंने सोच समझ के भेजे ना पार्लियामेंट के अंदर, वो कोई पैगाम दे रहे थे ना पार्लियामेंट को। तो अगर ऐसे है तो आप गलत फहमी में ना रहें। इनका क्या आगे से रवैया आया पार्लियामेंट का, पैगाम सबके लिए था। ये मैंने कल भी कहा था, ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं था, ये सबके लिए था, स्पीकर के लिए भी था और नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी था, क्योंकि पार्लियामेंट उनकी भी तो है, उन्हीं की मेजॉरिटी है, उसको वायलेट किया। तो दिस वाज अ मैसेज फॉर ऑल पार्टीज इन पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट इतना ही है। तो स्पीकर साहब और उसके बाद कुछ लोग सोचा कि अब हम मारे जाएंगे अगर हम खड़े ना हुए पार्लियामेंट के लिए, नाक कट जाएगी। हाँ, और फिर ये कमेटी बना दो, ये कर दो, वो कर दो, मिट्टी डाल दो, मिट्टी पाओ इससे या कुछ और। अब वो और स्पीकर साहब प्रोडक्शन ऑर्डर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कवर कर लें किसी तरह अपने आप को कवर करने के लिए। अब उन्होंने कवर तो कर लिया, मगर इसका ये मतलब है जिन्होंने ये पैगाम भेजा था, मेरा ख्याल है वो सोच रहे होंगे तुसी हाली भी गल समझ नहीं आई, तुसी हाली भी पॉलिटिक्स खेड रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੌਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ठीक है। तो इनकी मजबूरी है कि ये करना पड़ता है। आफ्टर ऑल दे आर द कस्टोडियंस ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट वायलेट हुई है दे हैव टू प्रोटेस्ट। हाँ, रूल्स भी है ना। दिस इज पॉलिटिक्स, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज पॉलिटिक्स। इसके अंदर रूल्स डोंट मैटर, लॉ डजंट मैटर। अगर रूल्स और लॉ मैटर करता तो वो जाते अंदर, उनको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता रूल्स क्या है। दे आर टेलिंग यू दीज रूल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, वी डोंट केयर। ठीक। ये सीरियस क्राइसिस है, इसको रिजॉल्व करें और स्टेप असाइड। ठीक। We'll resolve it ourselves. ये मैसेज है। ये मैसेज है। बिलावल को समझ आ गई मैसेज की, शाहबाज साहब को भी मैसेज की समझ आ गई है। अच्छा। अब क्या वो what can they do, वो छोड़ दें उस बात को। Whenever they do something, उसका ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने सारे उसके consequences सोचे होते हैं कि आगे ये भी हो सकता है, हम ये करें या ना करें। वो एक knee jerk reaction होता है कि beyond a point not acceptable। बाद में देखा जाएगा क्या होता है। तो अब मैं समझता हूँ कि यहाँ भी सिचुएशन वो अच्छी नहीं है। पार्लियामेंट को भी पैगाम चला गया है, पार्लियामेंट ने आगे सुप्रीम कोर्ट को पैगाम दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर पैगाम दे दिया है। तो ये मामला जो है दिस इज गोइंग टू एंड अप in a huge clash. Parliament will have to stand with the establishment. And the political parties will stand with the establishment, and they will stand against these 8 judges. And there will be problems.
because one side is very powerful and the other side is just people with the constitution in their hand. ठीक, और ये वो कहते हैं we are the custodians of this constitution, पार्लियामेंट कहती है we are the custodians of this constitution, और इलेक्शन कमीशन कहती है वो सानू भी गिन लो, वो 80 भी थे गए, हम भी इसी को देख so रहे हैं। therefore this becomes irrelevant Right in now. the current situation. तुम कहती हो मेरी है, वो कहता है मेरी है, तो फिर किसी की भी नहीं है। और वो जो कहते हैं कि ये है क्या चीज़, ऐसे लोग बहुत हमने देखे हैं पहले जो कहते हैं ये तो स्लिप ऑफ पेपर। तो इन अ वे पीपल्स पार्टी इस वक्त सहारा देने की कोशिश कर रही है नून लीग को और इस हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को, एक मैसेज कि वी आर देयर एंड वी आर स्टैंडिंग। आई विल स्टैंड विद यू। ओके, ठीक। तो अब और वो खान को समझा रहे हैं कि डोंट टेक अस देयर। हाँ हाँ, सबका ही नुकसान हो जाएगा, हमारे भी, हम भी वी विल बी अंडर कंपल्शन एंड आपको भी ले जाएंगे, ये यहाँ ले जाना है इन्होंने कोर्ट के अंदर, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसको भी डिफेंड कर देंगे। ठीक। अब बात यह है कि यहाँ मैं आपको अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, हाँ, मैं एक तजिया कर रहा हूँ कि कौन से लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ हाँ, और ये मामला अगर तय ना हुआ द राइट वे विच इज़ अ कॉम्प्रोमाइज समवेयर अलोंग द लाइन, ताकि हम वहाँ ना जाएं जहाँ हम इस वक्त लगे जा रहे हैं, तो ये दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन। लोग समझते हैं जी कि मैं क्योंकि किसी का आपका ओपिनियन या किसी का ओपिनियन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो समझते हैं जी कि सर सिटी सेज के कर दो। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग रिजॉल्व इट। इफ़ यू डोंट रिजॉल्व, हो मैं कौन हूँ रिजॉल्व करने वाला? आयशा, आई एम नोबडी, आई एम ओनली टेलिंग यू कि आयशा कहती है ए होएगा तो मैं कहना ए होएगा, तो फिर दोनों लड़ पैणगे तो दोनों एक दूसरे को नॉकआउट कर देंगे, तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा और जमहूरियत जितनी छोटी मोटी है वो भी फारग हो जाएगी। ये डायग्नोसिस है बेसिकली सिचुएशन का। हाँ, अब अगर एक डॉक्टर है वो आपको कहता है कि यार तुसी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਹਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। मैं नहीं कह रहा बंद करो ये खाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ, मगर अगर खाते जाओगे तो यही होएगा। होएगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बड़ा शौक है शुगर खाना खाओ, मगर ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए होएगा की ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, तो this is what's happening and so therefore I don't want to be misunderstood. Okay, ठीक है। My job is to explain who is doing what and where, if they don't step back, where it will lead. द टाइप ऑफ इवेंट्स जो हो रहे हैं, जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, मुशाहिदात हो रहे हैं, उनका नतीजा मुमकिन तौर पर क्या निकल सकता है, वह नतीजे में ही मुमकिन होता है। बहरहाल जो सिग्नल इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देने की कोशिश कर रही है या मुस्लिम लीग नून ने किसी तरह दी है, क्या वो डयाला में भी वैसे ही रिसीव किए जा रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कल का दिन है बहुत अहम। तो वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट का हमने डिस्कस किया और जुडिशरी भी ज़ाहिर है उसमें एक अहम रोल है। अब लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन जेल में बैठे क्या देख रहे हैं, ये बहुत अहम है। पीटीआई के इस जलसे के बाद से 8 सितंबर के बाद से हमने कोलिजन में इजाफा ही देखा, लेकिन जो अगला जलसा होने जा रहा है वो ज़्यादा धमाका खेज़ इसलिए होगा कि वो लाहौर में होगा। इस्लामाबाद केपी की हदूद से बाहर था, ठीक है, वहाँ कर लिया। लाहौर में आना कितना बड़ा एज दे सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, खान साहब ने एक जलसा अनाउंस करके रिवर्स किया, फिर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगा दिए जी, उसके बाद और सख्त बात की, अब हम लाहौर जाएंगे, यही है ना जी। मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि ये जलसा या तो कैंसिल करें या फिर तैयारी करें, फिर हम भी विल क्रैक डाउन। अच्छा, जब अब क्रैक डाउन के 2 पहलू होते हैं। एक तो ये वो कहते हैं कि हम बैन कर दिया, हमने जलसा नहीं कर सकते, इजाज़त ही ना दें, इजाज़त ही ना दें। वो भागे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास जी कि इजाज़त दो, या हाई कोर्ट के पास इस्लामाबाद, वो कहेंगे करो जैसे पहले हमेशा इजाज़त मिलती रही है। वो कहेंगे जी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है भाई, वो तो कहेंगे करो, तो फिर क्या होगा? फिर ये कि नहीं करने देंगे इनको, वो आने की कोशिश करेंगे, लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उससे पहले लोगों को पकड़ के लीडर्स को पकड़ के धकड़ करके अंदर कर दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा, और उस दिन जो लोग निकलेंगे बड़ी सख्ती के साथ देल बी क्रैकडाउन। अच्छा, देल बी अ क्रैकडाउन, जलसा नहीं होगा। पीटीआई, इमरान खान यही चाहता है, वो चाहता है कि लड़ाई झगड़े हों, टांगें टूटे, सर टूटे, कुछ और भी हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इट इज़ इन हिज इंटरेस्ट टू क्रिएट कनास। क्या मसला है कोई? तो ये अगर कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि खान साहब फिर यू टर्न लेके बैक डाउन कर जाएंगे, मेरी प्रेडिक्शन है वो नहीं करेंगे, अब की बार नहीं होगा, नहीं करेंगे। अब वो कहेंगे निकलो। अच्छा। और वो तो कह रहे हैं कि जेलों में जाओ, आज़ादी कहाँ से मिलेगी? जेल भरो, असली तो भरो ना। हाँ। निकलो बाहर, तो जाओ जेलों में जाओ। मैं जो बैठा हूँ 14 महीने से, आप भी जाएं। ठीक। अब वो केपी में तो लोग तैयार हो जाते हैं,
यहाँ पंजाब में क्या तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये बात है ना। तो असेसमेंट ये है इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की कि पंजाब में लोग नहीं तैयार होंगे बाहर निकलने के लिए। जो निकलेंगे वो इतना उनकी थ्रेट नहीं होगी, उनको काबू ले लिया जाएगा और काम पे टांगनी शुरू हो जाएंगी और वगैरह वगैरह। आपने देखा इलेक्शन के दौरान भी और उससे पहले भी कितनी बड़े पैमाने के ऊपर क्रैकडाउन हुआ था जी। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर में जलसा नहीं करने देंगे वो, और वो अगर जलसा करेंगे भी तो वो फिर यही होगा कि 5,000 बंदा किधर न किधर पहुंच के थोड़ा बहुत शोर शराबा करके घर आ जाएगा। खान साहब ये कहेंगे कि हमें नहीं करने दिया, हम पे तशद्दुद हुआ, अदालत ने भी इजाज़त दी थी मगर उन्होंने हमें अदालत की बात भी नहीं मानी, इस किस्म के इल्ज़ाम लगे और अरेस्ट भी होंगे जैसे अभी भी फिर वो उनकी बेलें हो जाएंगी, लोग बाहर आ जाएंगे, मगर क्रैकडाउन होगा। दे विल नॉट अलाउ द PTI टू माउंट ए शो ऑफ फोर्स इन लाहौर। ओके, यानी जो इस तरह की स्पेकुलेशन आ रही है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझाया जा रहा है PTI को, या ये जलसा समझाया जा रहा है? खान नहीं समझेगा। अच्छा, जलसा यानी हर सूरत वो करेंगे, वो कहेगा करो। अब क्या लाहौर वाले लोग निकलेंगे उसके लिए, या लीडरशिप आएगी पंजाब की सतह से लाहौर? जैसे अब KP में तो चले अली अमीन गंडापुर साहब आ गए थे ना लेके, तो यहाँ लीडरशिप का बहरान नहीं होगा? यहाँ सवाल ये लीडरशिप केड़ी है लीडरशिप? यही तो है कि फिर मीनारे पाकिस्तान पर कैसे होगा जलसा, फेस के बगैर कैसे तो वही होगा? लोग इधर उधर के लोग पहुंच जाएंगे, वहाँ कुछ आवाम आ जाएगी, बाकी जगह पे रोका जाएगा, तो कंटेनर लगा दिए जाएंगे, पुलिस घूमेगी, सब जगह पे ब्लॉकेड्स होंगे, सारा शहर बंद होगा, ये निकलेंगे। कोई इधर से 2,000 बंदा डिफेंस चौक पे पहुंचेगा, 2,000 बंदा लिबर्टी पहुंच जाएगा, कोई घूम घूम के गेम्स खेलेंगे, लोग आएंगे, वो लोगों को रोकेंगे, कोई इधर से निकलेगा, कोई उधर से निकलेगा, कोई इधर पहुंच जाएगा, थोड़े झंडे लगाएगा, फिर भाग जाएगा, कोई मोटरसाइकिल पे आएगा और वो फड़ के ले जाएंगे। तो यहाँ सारा दिन मेला चलता रहेगा, ठीक है जी। और मीडिया वाले जो है ना ला मजे ले रहे होंगे, कोई इधर फिल्मिंग कर रहा है, कोई उधर फिल्मिंग कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, वो जेल में उनको गाड़ियों में डाला जा रहा है, सारे ड्रामे होंगे, रात तक मामला खाली हो जाएगा। वो क्रिकेट के मैदानों और हॉकी के मैदानों के बजाय हमने ये गेम देखी, ये वाले मैच है, आपको गेम नजर आए। अब ये जो अगला मैच है वो 21 सितंबर को पड़ने जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट लाहौर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। प्रेडिक्शन आपने देख ली, आप कुछ मजीद जानना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।